तो आज का हमारा टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू के बारे में, जो कि एक पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो हमें पता होना चाहिए कि पेनिनसुला क्या होता है। डेफिनेशन बहुत इजी है और पढ़ के भी बहुत लोगों को समझ में आ गया हुआ। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, मतलब एक ऐसा एरिया किसी भी जमीन का जो पानी से 3 साइड से घिरा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका हमारा इंडिया। देखिए, इंडिया नीचे से कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ क्या है, यहाँ इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बे ऑफ बंगाल। तो ये एक वाटर बॉडी है। यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी। और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। तो ये तीनों ही क्या है तो वाटर बॉडी ना। तीनों ही साइड में क्या है, पानी। और ऊपर ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पर कंट्रीज हैं दूसरी, चाइना है, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। मतलब ऊपर से हम लॉक्ड हैं कंट्रीज से, और नीचे जो हमारी 3 साइड है, लाइक यानी कि जैसे कि वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशियन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो भी एक पेनिनसुला है। ऐसा कोई भी लैंड जो कि 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर हो वो पेनिनसुला कहलाता है। और आगे मैं आपको प्लेट्यू के बारे में तो पढ़ाऊंगी ही, क्योंकि ये पूरा टॉपिक प्लेट्यू के ऊपर ही है। The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline igneous metamorphic rocks। समझ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और ये क्या बताना चाह रहे हैं। पहले तो आप ये डिफरेंस देखिए कि प्लेट्यू और माउंटेन में क्या अंतर होता है और इसे टेबल लैंड क्यों कहा जा रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्लेट्यू कुछ इस प्रकार का होता है। सपोज करो ये हमारा सरफेस है, यहाँ से हम हाइट को मेजर करेंगे। तो प्लेट्यू कुछ इस टाइप का होता है, और वहीं माउंटेन इससे काफ़ी लंबे होते हैं और थोड़े से उनकी जो पीक होती है वो शार्प होती है। ये शार्प होती है उनकी पीक। लेकिन जो ये प्लेट्यूज होते हैं ये काफ़ी फ्लैट होते हैं अगर आप कंपेयर करें माउंटेन से। तो ये जो इनका ऊपर का ये वाला जो एरिया होता है फ्लैट होता है, तो उसको हम कह सकते हैं ना टेबल लैंड। क्योंकि जो आपकी टेबल होती है वो भी ऊपर से कुछ इसी प्रकार होती है, उठी हुई होती है ज़मीन से और ऊपर से फ्लैट होती है, इसलिए इसको टेबल लैंड कहा गया है। ये किस चीज़ों से बना हुआ है, क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। आप छोटी क्लासेस में ये सारे रॉक्स के बारे में पढ़ चुके हो कि इग्नियस क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स ये सब क्या होते हैं, आप पढ़ चुके हो। लेकिन फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिया है और आप इसको पढ़ सकते हो जो इसमें लिखा है। इग्नियस रॉक एक तरह से वो रॉक होते हैं जो कि मैग्मा, जब हमारा जो मैग्मा होता है या फिर आप उसको लावा कह सकते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है और उसी चीज से क्या बनता है, इग्नियस रॉक। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट आजकल हमें कहाँ देखने को मिलता है, ग्रेनाइट का यूज बिल्डिंग्स में होता है, मॉन्यूमेंट्स में होता है, और इवन आजकल जो हमारी किचन्स होती हैं और किचन में जो हमारी काउंटर टॉप होता है, काउंटर टॉप जहाँ पर किचन में आप गैस रखते हैं ना अपना, वो वाली जगह, तो वो भी आजकल ग्रेनाइट की बनी होती है, उसमें ग्रेनाइट के टाइल्स लगे होते हैं। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं जो कि पहले जो इग्नियस रॉक होता है या और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, इन पे ही जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। और ओल्ड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स से वर्ड बना है क्रिस्टलाइन, तो आप क्रिस्टल तो समझते होगे ना, जो एकदम क्लियर हो और जिसमें जो एटम्स होते हैं वो रेगुलरली मतलब अरेंज्ड हो एकदम फिक्स्ड पोजीशन में। तो अगर हम साइंस में नहीं घुसते हैं, नॉर्मली समझते हैं इस चीज को, तो इतना याद रखिएगा कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो
किससे बना हुआ है? क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of oldest landmass. मैंने जब आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने एक पिक्चर से भी आपको समझाया था कि कैसे ये जो लैंड मास है टूट के मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके जुड़ गया हमारे ऊपर वाले पार्ट से, जो कि कश्मीर वाला इलाका है, और हमारा नीचे का जो पोर्शन है इंडिया का, वो कैसे जाके उड़ गया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर प्लेट टेक्टोनिक वाली वीडियो को देखिए, उसमें आपको वो मैंने मैप से अच्छे से क्लियर करा है कि कैसे ये हुआ है। यहाँ भी मैं आपको ग्लोब में दिखाऊंगी ही। देखिए ये ग्लोब है, ये जो लॉरेशिया लिखा है ये हमारा यूरेशियन प्लेट है और ये गोंडवाना वाली प्लेट है, ठीक है। तो पहले कुछ ऐसा माना जाता है कि ये जो आजकल मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक में बताई दिया कि 7 मेजर प्लेट है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहले कोई एक प्लेट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये एक प्लेट थी। बाद में फोर्स लगी इंटरनल और एक्सटर्नल और ये टूट गई प्लेट 7 पार्ट्स में, ठीक है। अभी ये 6 पार्ट हुए हैं, एक पार्ट और ये वाला मान लो, तो इस तरीके से ये 7 पार्ट में प्लेट टूट गई। तो अब आप हमें जहाँ ध्यान देना है हम सिर्फ उतने पे ही ध्यान देंगे। तो देखिए ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जहां मेरा ये पेन चल रहा है वहां ध्यान दीजिए बस। ये अफ्रीका है, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये है अफ्रीका का। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला बाद में ये भी टूट के इधर चला जाएगा और ये साउथ अमेरिका बन जाएगा, ठीक है। हमें किस में फोकस करना है? इस अफ्रीका के इस वाले पार्ट से ये जो पोर्शन टूट के निकल रहा है, देखिए ये निकल रहा है ना, ये वो वाला ही पोर्शन है जो गुजरात साइड का है ये। और अब ये धीरे धीरे इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ऐसा हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर में। और ये क्योंकि माना जाता है कि गोंडवाना लैंड काफी पुराना है, ओल्डेस्ट लैंड मास है, तो ये भी ओल्डेस्ट लैंड मास हो गया क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। The plateau has broad and shallow valley and rounded hills। हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। देखिए हिमालयस मैंने पढ़ाया था, हिमालय में माउंटेन इस प्रकार के होते हैं और ऊंचे होते हैं। तो जो इनकी जो वैली होती है वो काफ़ी डीप होती है। मैंने आपको बताया था इनकी वैली कैसी होती है, गहरी होती है, काफ़ी डीप। लेकिन जो प्लेट्यूज से बनी हुई वैली होती है, ये प्लेट्यू है, तो इनसे बनी हुई जो वैली है वो डीप नहीं है, ये कैसी है? ये शैलो है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हिमालय से काफ़ी शार्प हैं ये, इनका स्लोप भी काफ़ी शार्प है, इस तरीके के ये स्लोप होता है, मतलब ढलान। और यहाँ जो हिल्स देखने को मिलते हैं प्लेट्यू में, ये कैसे होते हैं? थोड़े राउंडेड टाइप होते हैं, ठीक है। पिक्चर में देखिएगा कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, है ना, ये ऊपर से राउंड, और हम इसे टेबल लाइक भी कह सकते हैं। देखिए ये रहा टेबल लाइक बन गया ना, फ्लैट सा है यहाँ से ऊपर से। तो चलिए देखते हैं प्लेट्यूज के दो ब्रॉड डिवीजन क्या हो सकते हैं। तो प्लेट्यूज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा होता है डेक्कन प्लेट्यू। और अब हम आगे जाके इनके बारे में ही डिटेल में पढ़ाई करेंगे। पहले आप इतना याद रखिए कि प्लेट्यूज को हमने दो ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड कर दिया, मतलब दो मोटे मोटे इनके डिवीजन बना दिए। इनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए, ब्रॉडली देखा जाए, तो ये दो डिवीजन होते हैं इनके, एक तो सेंट्रल हाईलैंड होता है और एक डेक्कन प्लेट्यू होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। तो देखिए, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू lying to the north of Narmada River covering a major area of Malwa Plateau is known as Central Highlands। इसका मतलब ये है कि जो नर्मदा नदी है उसके नॉर्थ का जो एरिया है वो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा मालवा प्लेट्यू का भी है। तो हम कह सकते हैं कि मालवा प्लेट्यू भी सेंट्रल हाईलैंड का भी एक पार्ट है। मैप में देखिएगा,
सपोज यहाँ कहीं से हमारी ये नर्मदा रिवर है, तो इसके ऊपर का पोर्शन हो गया सेंट्रल हाईलैंड और साउथ में क्या हो गया डेक्कन प्लेट्यू, लिखा भी है साउथ में क्या है डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं मालवा प्लेट्यू पे। इट इज बॉर्डर्ड बाय द अरावली इन द नॉर्थ, द विंध्या रेंज इन द साउथ, द बुंदेलखंड प्लेट्यू इन द ईस्ट। ये जो मालवा प्लेट्यू है ना, ये नॉर्थ में अरावली से घिरा हुआ है, साउथ में इसके विंध्या रेंज है और ईस्ट में इसके एक प्लेट्यू है जिसका नाम बुंदेलखंड प्लेट्यू है, जिसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। मैप में देखना, इसमें अरावली दी नहीं गई है, लेकिन मैंने आपको डेजर्ट वाला जब पढ़ाया था तब भी मैंने अरावली का बारे में बताया था और आगे भी मैं आपको अरावली के बारे में तो बताऊंगी। यहाँ कुछ इस तरीके से गुजरात से दिल्ली तक अरावली रेंज है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये माउंटेन्स हैं। और फिर देखिए नॉर्थ में हो गया अरावली, साउथ में है विंध्या रेंज, ठीक है, विंध्यान रेंज है साउथ में और बुंदेलखंड प्लेट्यू है ईस्ट में। देखो ये लिखा है बुंदेलखंड प्लेट्यू और जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये रहा मालवा प्लेट्यू और इसके ईस्ट में क्या है ये बुंदेलखंड प्लेट्यू। अरावलीज, तो ये जो वर्ड है ये आपके इस चैप्टर में द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में कई बार आया है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। तो दरअसल ये एक रेंज है, ये एक माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक फैली हुई है, या फिर आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, आप कुछ भी पहले कह सकते हैं। इसका मतलब फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, दिल्ली से गुजरात कहिए या गुजरात से दिल्ली, बात एक ही है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं डायरेक्शन। ऊपर क्या होगा नॉर्थ, यहाँ साउथ, ये है हमारा ईस्ट और यहाँ हमारा हो गया वेस्ट। तो ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन होता है और साउथ वेस्ट ये, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह का है, मतलब ये इस तरीके से रन कर रही है हमारे इंडिया के मैप पे। अगर आपको मैं दिखाऊंगी कभी तो वो इस तरीके से लाइन है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुजरात और यहाँ हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसकी जो क्योंकि ये माउंटेन पीक है तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। जैसे कि हिमालय की हाईएस्ट पीक बोला जाए या फिर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक बोला जाए तो आंसर है माउंट एवरेस्ट। वैसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है तो आप कहेंगे गुरु शिखर, ठीक है। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन कौन सा रीजन, द सेंट्रल हाईलैंड्स की बात चल रही है, ठीक है। नेमली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये रिवर्स के नाम है, कौन कौन सी रिवर्स हैं ये, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और ये केन है। ये जो रिवर्स हैं इनका जो स्लोप है कहाँ से कैसा है, साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही हैं, मतलब ये जो ढलान है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट वाला जो एरिया थोड़ा ऊंचा होगा और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया थोड़ा नीचा होगा, इसी वजह से जो फ्लो है रिवर्स का वो नॉर्थ ईस्ट की साइड में जा रहा है, ठीक है। अब हम इसे मैप से भी समझेंगे और मैं आपको ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ कि डायरेक्शंस कैसे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, तो आपको अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए डायरेक्शन में। ये देखिए पहले तो हम मार्क कर लेते हैं रिवर कौन सी है। देखिए ये वाली चंबल है, ये रही सिंध, ये रही बेतवा और केन, हम इन्हीं चार के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो अब आपको पता ही है कि ऊपर यहाँ क्या है नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ होगा, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट यहाँ होगा।
और नॉर्थ ईस्ट यहाँ होगा। मतलब हम एरो बना सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से और यहाँ जा रही है। देखिए एरो भी कुछ इसी प्रकार का बन रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से कर दें तो ये क्या हो रहा है, इसी तरीके से जा रहा है ना एरो भी। तो इससे हमें क्लियर पता चल गया कि स्लोप कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, द सेंट्रल हाईलैंड आर मच वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। इसका क्या मतलब है, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो वेस्ट पोर्शन में काफ़ी चौड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ईस्ट में आते हैं, मतलब ईस्ट इंडिया की साइड आते हैं, वो थोड़े से सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि ब्रॉड जो होती है ना, उनकी ब्रॉडनेस, चौड़ाई वो कम हो जाती है। कम, पहले वो वेस्ट में ज़्यादा, अगर वेस्ट में वो इतना फैले हुए हैं तो ईस्ट आते आते वो इतना हो जाते हैं, मतलब उनकी जो ब्रेथ है वो कम हो जाती है। The eastward extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। मैप में देख लेते हैं लोकेशन कि ये जो प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कौन सा प्लेट्यू, भूल तो नहीं गए ना कहीं। इस प्लेट्यू का क्या नाम है, हम किस प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। और सेंट्रल हाईलैंड का ही ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है जिसको लोकली बोलते हैं। वैसे तो ऑल ओवर हम ऊपर वाले प्लेट्यू को सेंट्रल हाईलैंड में डिवाइड करा है और नीचे वाले को डेक्कन में, लेकिन लोकली मतलब लोकल पीपल जो अपनी लैंग्वेज में उन्होंने अपना नाम रख लिया अपने इलाके का, ये है बुंदेलखंड का इलाका। और अगर आप ध्यान से देखें ये कौन सा एरिया किस स्टेट में आ रहा है, तो ये मध्य प्रदेश में आ रहा है, लेकिन कुछ पार्ट इसका उत्तर प्रदेश में भी आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बुंदेलखंड। नेक्स्ट बघेलखंड है। ये भी देखिए लग रहा है मैप में क्लियर पता चल रहा है कि ये एमपी में आ रहा है। थोड़ा बहुत हिस्सा अगर आ रहा होगा तो शायद छत्तीसगढ़ में आ रहा हो, पर मेजर पार्ट इसका हमारे मध्य प्रदेश में ही आ रहा है। अब देखिए मैंने आपके लिए बुंदेलखंड का मैप लिया है ये, कि बुंदेलखंड में कौन कौन सी जगह आ रही हैं। ये जो ब्लू पोर्शन है ये वो जगह हैं जो यूपी में आती हैं, और ग्रीन पोर्शन में वो जगह हैं जो मध्य प्रदेश का पार्ट है। तो इन यूपी और एमपी की इन जगहों को मिला के ये प्लेट्यू है जो कि बुंदेलखंड है। ठीक है, तो कुछ जो फेमस जगह मैं नाम ले लेती हूँ, जैसे झांसी है, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, तो आपने इनका नाम सुना होगा। ये यूपी में आ रहा है क्योंकि ये ब्लू है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। देखिए टीकमगढ़ लिखा हुआ है, ये ग्रीन में यानी ये एमपी में है। ललितपुर आ रहा है, ये यूपी में है। चित्रकूट आ रहा है, ये यूपी में है। ठीक है, पन्ना आ रहा है, ये पन्ना, पन्ना में नेशनल पार्क भी है। और किसके लिए फेमस है पन्ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये एमपी में आ रहा है। देखिए सागर एमपी में है, छतरपुर एमपी में है, और बांदा यूपी में है, दतिया एमपी में है, और ये जो दमोह है ये भी एमपी में है। तो देखिए ये मैप है बुंदेलखंड का, लेकिन यहाँ पर यूपी और एमपी दोनों की ही सिटीज हैं या फिर टाउन से, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये एरिया जो होगा, अगर आप में से किसी ने भी इन एरियाज को विजिट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए कि बाकी स्टेट्स से क्या डिफरेंट है यहाँ पर, क्या आपको यहाँ पर प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, क्या यहाँ पर हिल्स हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बुंदेलखंड है और इसको बोला जा रहा है कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है प्लेट्यू का, तो यहाँ पर प्लेट्यू जैसा कुछ ना कुछ देखने को तो मिलता ही होगा। और अब आपका काम ये है कि आपको इसी तरह का मैप बघेलखंड का देखना है और मुझे बताना है कि बघेलखंड में और कौन कौन सी जगह आती हैं। एक नाम मैं बता देती हूँ, रेवा और सतना, जो कि बघेलखंड का पार्ट है और ये एमपी में आता है। अब बाकी आप मुझे बताएंगे। The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar। देखिए अभी हमने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा, मालवा प्लेट्यू पढ़ा, मालवा प्लेट्यू के ईस्ट में गए तो हमें बुंदेलखंड प्लेट्यू मिला, बघेलखंड प्लेट्यू मिला। अब जब हम और ज्यादा ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें एक प्लेट्यू मिलेगा
जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए अभी हम मालवा प्लेट्यू पढ़ा, फिर जब हम थोड़ा और इस साइड में आए तो इधर हमें बुंदेलखंड मिला और बघेलखंड प्लेट्यू मिला। अब हम और ज्यादा ईस्ट में आ गए तो यहाँ हमें क्या मिल गया इस वाले पोर्शन में, ये जो कलर्ड हो रखा है ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और इस प्लेट्यू में कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर, नाम याद रखिएगा दामोदर रिवर। इट स्प्रॉल्स ओवर द पार्ट्स ऑफ किस स्टेट में ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आपको स्टेट्स याद रखनी है।